इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ही आश्रय ने पंखुड़ी को मनहूस कहा, प्रांस जोरों से चिल्लाया। उसने आश्रय के कंधे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आश्रय ने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया। उसकी गुस्से भरी नजरें प्रांस पर थी। वो दांत पीस कर बोला, मैंने आपकी बीबी को सच सुनाया तो आपको बुरा लगा और आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। और आपकी बीवी जो मेरी पूरी खुशियां खत्म कर गई, उसका क्या? उनकी वजह से जो मेरी बीवी आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उसका क्या? अरे उनकी वजह से मैंने जो अपना बच्चा खोया, उसका क्या? ये बोलते हुए वो भी जोरों से चिल्लाया। फ्रांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो मानता था कि पंक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। वो एक हादसा है जिसे पूरी जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना भी उसे यकीन था कि पंखुड़ी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया होगा। वो बेशक से जितनी मर्जी मासूम हो या शरारतें करती हो, लेकिन वो कभी किसी को जानबूझकर जोखिम में जान नहीं डाल सकती थी। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानते हो ना, पंखुड़ी कभी पंक्ति के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय भी चिल्लाकर बोला, अरे कुछ गलत सोचने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी, उन्होंने तो सीधा गलत कर दिया। अब इससे ज़्यादा गलत वो क्या ही करेंगे? और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि आपको मेरी तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं। आपको बस इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मैंने आपकी बीवी को 4 बातें क्या सुना दी। आपको पंक्ति की तकलीफ़ कहाँ नज़र आ रही है? पर आपको उसकी तकलीफ़ नज़र भी क्यों आएगी जो इंसान खुद अपने बच्चे की जान अपने हाथों से लेने की बात कर सकता है, उसे दूसरों के बच्चे की क्या ही फिक्र होगी। जैसे ही उसने कहा, प्रांस ने अब उसका गिरेबान कसकर पकड़ लिया। वो दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते और इस वक्त तुम इस हालत में नहीं होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता आश्रय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी इस तरह की बातें कहोगे। आश्रय व्यंग से मुस्कुराया और प्रांस के हाथ अपने गिरेबान से हटाते हुए बोला, यही तो बात है, आपकी बीवी करे तो सब कुछ चलता है, लेकिन अगर किसी और ने अपना मुंह खोल दिया तो प्रांस राणा को गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा है मिस्टर प्रांस राणा, आप अपना गुस्सा रखिए अपने पास, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। आप और आपकी बीवी चले जाइए यहाँ से। मुझे आप दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी को खुद संभाल लूँगा, आप लोग बस चले जाइए यहाँ से। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ एक बार फिर से ऊंची हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। श्वेता जी की आंखों में भी आंसू थे। पंक्ति के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब प्रांस और आश्रय में लड़ाई होते हुए देख उन्हें और भी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। और पंखुड़ी, वो तो इस बात को सुनकर हैरान थी कि वो प्रेग्नेंट है और प्रांस उसके बच्चे के अबॉर्शन के बारे में सोच रहा था। जितनी तकलीफ़ उसे पंक्ति के लिए हो रही थी, अब उससे भी ज़्यादा कहीं तकलीफ़ उसे अपने लिए हो रही थी। हाँ, वो नहीं थी मैच्योर और ना ही उसे बनना था। वो अपनी दुनिया में यूं ही खुश थी, लेकिन उसकी नादानियों की वजह से किसी और को हक कैसे मिल सकता है उससे उसकी खुशियाँ छीनने का, उसकी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का, उसके बच्चे को अबॉर्ट करने का। वो अपनी आंखों में बेइंतहा आंसू लिए प्रांस की तरफ देख रही थी। तभी प्रांस ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले ही पंखुड़ी तुरंत बाहर की तरफ भाग गई। प्रांस आश्रय की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पंखुड़ी से ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था आश्रय। पंक्ति के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसके लिए तकलीफ़ हमें भी हो रही है, लेकिन तुम्हें सच में पंखुड़ी से ये सब नहीं बोलना चाहिए था। ये बोलते हुए उसकी आंखें भी गहरी लाल हो गई थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा ताकि पंखुड़ी को रोक सके। वहीं पंखुड़ी भी जल्दी से आकर ऑटो में बैठी और वहां से निकल गई। वो सीधा ग्रोवर मेंशन जा रही थी। प्रांस उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ आ चुका था, लेकिन उसे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो समझ गया था कि ज़रूर पंखुड़ी ग्रोवर मेंशन चली गई होगी, इसलिए वो भी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाकर रोका। प्रांस ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। वहीं पंखुड़ी ऑटो में बैठी थी और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जान? आप हमारे बच्चे को अबॉर्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं?
हाँ, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ ना, तो आप इस बच्चे को मुझसे छीन कैसे सकते हैं? आप बहुत बुरे हो शान, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। ना आप मुझसे प्यार करते हो और ना ही हमारे बच्चे को, तो अब मुझे आपके पास आना ही नहीं है। मैं कभी आपके पास वापस नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं, पर मैं इस बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूँगी। ये बोलते हुए वो लगातार रोए जा रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो ग्रोवर मेंशन पहुंची और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा अपने रूम में आ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस को किसी और ने नहीं, सृष्टि ने रोका था। सृष्टि को देखकर प्रांस जल्दी से उसके पास आया। उसने सृष्टि को सब कुछ बताया और फिर उसे पंक्ति का ख्याल रखने का बोलकर तुरंत वहां से निकल गया। स्पीड से गाड़ी चलाते हुए वो भी ग्रोवर मेंशन आया। उसने सर्वेंट से पंखुड़ी के बारे में पूछा तो उसने प्रांस को बता दिया कि पंखुड़ी अपने रूम में है। अब प्रांस सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा पंखुड़ी के रूम की तरफ आया। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बोला, दरवाज़ा खोलो पंखुड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर से पंखुड़ी की आवाज़ आई, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रांस ने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया और बोला, पर मुझे करनी है। ये बोलकर वो चुप हो गया। उसे लगा शायद पंखुड़ी दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन पंखुड़ी अंदर से दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। प्रांस जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोला, मैंने कहा अभी इसी वक्त दरवाज़ा खोलो पंखू, वरना अच्छा नहीं होगा। अंदर से पंखुड़ी रोते हुए बोली, चले जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। प्रांस गुस्से से बोला, बकवास बंद करो और चुपचाप दरवाज़ा खोलो, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है। प्लीज़ पंखू, दरवाज़ा खोलो। पंखुड़ी फिर गुस्से से बोली, लेकिन मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अपनी ईगो, अपना एटीट्यूड अपने पास रखिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप हमारा बेबी अबॉर्ट करेंगे? पहले तो मुझे इंतज़ार था आपका कि आप कब आएंगे मुझे लेने के लिए। जब जब भी मैं आपसे नाराज़ होकर यहाँ पर आई थी, तब तब आप मुझे मनाने के लिए आते थे, लेकिन इस बार आप नहीं आए क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरी। आपके लिए आपका ईगो और आपका एटीट्यूड काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ईगो, ये एटीट्यूड आपके लिए आपके बच्चे से भी ज़्यादा होगा। पहले मुझे आपसे प्यार था, लेकिन अब मुझे आपसे नफ़रत हो रही है और अब मैंने सोच लिया है कि मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। प्रांस गुस्से से बोला, मैंने कहा बकवास बंद करो अपनी और दरवाज़ा खोलो। अगर तुमने अभी इसी वक्त ये दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से और फिर तुम मुझे बुलाती रह जाओगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। पंखुड़ी भी तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, बेशक से कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुनकर प्रांस हैरान रह गया। अगले ही पल उसने जोर से दरवाजे पर अपना हाथ मारा और फिर गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसके बाद उसने पंखुड़ी से कुछ नहीं कहा और तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ गया। वहीं दूसरी तरफ ज्योत्सना ऑटो से बाहर निकली और जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ आई। जब उसने पंखुड़ी को हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा, तभी वो उसके पीछे पीछे घर के लिए निकल गई थी, लेकिन अब उसकी नज़र प्रांस पर थी जो बाहर की तरफ जा रहा था। वो जल्दी से उसके सामने आई और बोली, पंखुड़ी कैसी है जीजू? वो उसके आगे वो प्रांस से कुछ पूछती, उससे पहले ही प्रांस वहाँ अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत वहाँ से निकल गया। ज्योत्सना जल्दी से पीछे की तरफ हटी, वरना उसको चोट लग सकती थी। अब ज्योत्सना ने अंदर की तरफ देखा और जल्दी से पंखुड़ी के पास आई। उसने भी पंखुड़ी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन पंखुड़ी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। इस वक्त पंखुड़ी हद से ज़्यादा मेंटली प्रेशर से गुजर रही होगी, इसलिए उसने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो यूं ही कुछ वक्त दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसे अंदर से पंखुड़ी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो तुरंत अंदर जाकर पंखुड़ी को अपने सीने से लगा लेती। वो पंखुड़ी की छोटी बहन थी, लेकिन इस वक्त वो उसे किसी बड़ी बहन की तरह संभाल सकती थी। पर पंखुड़ी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। वो अंदर बेड पर बैठी थी और उसके कानों में आश्रय की कही हुई बातें गूंज रही थी। वो हॉस्पिटल में रुक सकती थी। वो पंक्ति को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आना चाहती थी। पंक्ति की हालत देखते हुए ही वो उसके पीछे पीछे गई थी, लेकिन फिर वो समझ चुकी थी कि अगर वो हॉस्पिटल में रहेगी तो आश्रय को और ज़्यादा गुस्सा आएगा।
उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और फिर प्रांस ने उसे जो कुछ कहा उसके बाद तो उसके अंदर वहाँ पर रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उसका दिल बुरी तरह से टूट रहा था जब वो पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थी कि प्रांस से भी उसकी लड़ाई हो गई। ऐसे में उसका प्रेग्नेंट होना और फिर प्रांस का उसके अबॉर्शन के बारे में सोचना, ये उसके लिए कुछ छोटी बात नहीं थी। उसके लिए क्या, ये किसी भी लड़की के लिए छोटी बात नहीं हो सकती थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो पंक्ति, मैं कभी ये नहीं चाहती थी। मेरी वजह से तुमने अपना बेबी खो दिया। उसके लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, पर मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से सिसक रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस राणा मेंशन पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी रागिनी ने उसे रोका। 1 मिनट प्रांस। उसकी आवाज़ सुनकर प्रांस के कदम रुक गए। रागिनी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, पंक्ति कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसका बच्चा तो ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा है? प्रांस एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, पंक्ति का मिसकैरेज हो गया रागिनी चाची, और डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि उसके सिर पर काफ़ी चोट आई है। बाकी आप मॉम से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, वो वहीं हॉस्पिटल में है। मुझे जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, तो आई हैव टू लीव। ये बोलकर वो तुरंत ऊपर की तरफ चला गया। रागिनी ने जल्दी से पूछा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? पर प्रांस ने उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया और सीधा अपने रूम में आ गया। अपने रूम में आकर उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया, लाइक लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर, और तुरंत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। रागिनी एक बार फिर से उसे रोकती उससे पहले तो प्रांस बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी बड़ी ही स्पीड से वहाँ से निकल गई। रागिनी उसके पीछे पीछे आई क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि प्रांस क्या करने वाला है। लेकिन जब तक वो प्रांस को रोकती तब तक शायद उसके हाथों से सब कुछ निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट प्रांस के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा था। अपनी गाड़ी से उतरकर प्रांस उस प्राइवेट जेट में बैठा और तकरीबन 10 मिनट बाद वो प्राइवेट जेट वहां से निकल चुका था। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर पंक्ति की सर्जरी कर चुके थे, लेकिन अभी उसे होश आने में लगभग से 3-4 घंटे लगने वाले थे। आश्रय आईसीयू के बाहर था और उसकी नज़रें बस दरवाजे पर टिकी हुई थी जहां से डॉक्टर बाहर आए और अब दरवाज़ा खोला। सृष्टि, प्रलय और आश्रय के साथ साथ श्वेता जी भी तुरंत डॉक्टर के सामने आकर खड़ी हुई। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि बच्चे में कुछ बचा ही नहीं था। और रही बात आपकी वाइफ की, तो आश्रय जी, उनकी हालत अब काफ़ी बेहतर है। वो आउट ऑफ डेंजर है, पर उन्हें होश आने में काफ़ी वक्त लगने वाला है, तो इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आई होप वो जल्दी से रिकवर कर पाए। और बाकी आप एक बार मेरे केबिन में आ जाइएगा, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। ये बोलकर अब वो तुरंत अपने केबिन में चले गए थे। आश्रय की आंखों से आंसू एक बार फिर बह निकले। प्रलय ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो पंक्ति को कौन संभालेगा? जब उसे होश आएगा तो तुम्हें ही तो उसे संभालना पड़ेगा ना। इसलिए प्लीज़ हिम्मत रखो आश्रय। आश्रय ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। वो भी अभी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं था कि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। अगर पंक्ति के साथ उसकी शादी नहीं होती तो शायद 7-8 साल तक वो शादी का सोचने भी नहीं वाला था। मुश्किल से वो 21-22 साल का था। बेशक से अभी प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों के लिए उनके पास बहुत सारा वक्त था, लेकिन वो अटैचमेंट जो पंक्ति और आश्रय को अपने बच्चे के साथ थी, उस अटैचमेंट का क्या? उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसे देखकर सबको रोना आ रहा था। वहीं सृष्टि श्वेता जी के पास आई और उसे देखते हुए बोली, मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए श्वेता जी। आपको पंखुड़ी को भी तो संभालना होगा ना। जिस तरह से उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ के साथ साथ प्रांस के डिसीजन के बारे में पता चला है, उसका दिल तो बुरी तरह से टूट गया होगा। वो इतनी मैच्योर कहाँ है कि खुद को संभाल पाए। आपको ही उसे संभालना होगा, इसलिए आप घर चली जाइए। यहाँ पर हम सब हैं, हम आश्रय को संभाल लेंगे। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। श्वेता जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, पंखुड़ी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। उससे गलती हो गई।
हाँ, मैं जानती हूँ ये ऐसी गलती है जिसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी जा सकती, पर फिर भी उसे माफ़ कर दीजिएगा। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उनकी बात पूरी होती उससे पहले सृष्टि ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, ऐसा मत कहिए श्वेता जी, क्या मैं हमारी पंखुड़ी को नहीं जानती? आप फिक्र मत कीजिए, भगवान ने अगर आज हमसे कुछ छीना है तो कल वो हमें वो चीज़ वापस भी देंगे। आप बस पंखुड़ी को संभालिए। श्वेता जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर तुरंत वहाँ से चली गई। सृष्टि आश्रय की तरफ देख रही थी। अब वो आश्रय के करीब आई और सीधा उसके सीने से लग गई। आश्रय रोते हुए बोला, पंक्ति हमेशा कहती थी कि बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूँ। अब मैं उसे कैसे कहूँगा मॉम कि हमने हमारे बेबी को खो दिया। जिस बच्चे की वजह से हम एक दूसरे के करीब आए थे, आज वही बेबी हमसे दूर जा चुका है। साइड में खड़ा हुआ प्रलय उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला जिस पर काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे और उन मैसेज को पढ़कर उसके होश उड़ गए थे। वो बड़बड़ाते हुए धीमी सी आवाज़ में बोला, फ्रांस इंडिया छोड़कर चला गया। उसका बड़बड़ाना सुनकर सृष्टि ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसे पहले ही हद से ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और अब प्रलय की बात सुनकर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आश्रय इस वक्त खुद इतना ज़्यादा तकलीफ में था कि उसे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी नज़रें अभी भी आईसीयू के दरवाजे पर थी। सृष्टि प्रलय के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपने अभी अभी कुछ कहा ना डिस्ट्रॉयर? प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा। 2 दिन पहले राणा मेंशन खुशियों से भरा हुआ था। सब लोग सोच रहे थे कि वो एक फैमिली ट्रिप प्लान करे और अब सब कुछ बिखर गया था। उसके दोनों बेटे जो कभी एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं थे, आज उनमें भी बहस हुई। उनकी 2 बहुएं जो उन्हें गुड न्यूज़ दे रही थी, आज उन दोनों की खुशियों पर ग्रहण लग चुका था। आश्रय और पंक्ति की खुशियां भी बर्बाद हो गई थी और प्रांश और पंखुड़ी भी एक दूसरे से दूर हो गए थे। प्रलय की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बस सृष्टि को अपने सीने से लगा लिया और सृष्टि ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, ये क्या हो गया डिस्ट्रॉयर, ये क्या हो गया? प्रलय बस उसे संभाल रहा था। तकरीबन 3 घंटे बाद पंक्ति की आंखें खुली और नर्स जल्दी से बाहर की तरफ आई। वो डॉक्टर के केबिन की तरफ जा रही थी लेकिन उसे ऐसे हड़बड़ाहट में डॉक्टर के पास जाते हुए देख आश्रय अब खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र पंक्ति पर गई जिसकी पलकें बार बार बंद हो रही थी। उसे देखकर ही आश्रय के हाथ पैर कांपने लगे थे। वहीं पंक्ति ने भी अपना कांपता हुआ हाथ अपने पेट पर रखा, जैसे महसूस करने की कोशिश कर रही हो कि सब कुछ ठीक तो है ना। आश्रय उसके पास आया। उसने अपना हाथ पंक्ति के गाल पर रखा। पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज़ में बोली, हमारा बच्चा ठीक तो है ना आश्रय जी? और पंखुड़ी भाभी कहाँ हैं? हमें उन्हें लेकर घर जाना है ना? उसकी बात पर आश्रय एक बार फिर से अपनी हिम्मत खो बैठा। रोते हुए उसने अपना चेहरा नामी हिला दिया तो पंक्ति की हार्ट बीट भी जैसे बंद होने लगी। तकरीबन 5 दिन बाद सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे पंक्ति की आंखें खुली और उसने अपनी बगल में सोए हुए आश्रय की तरफ देखा। आश्रय उसके साथ उसके बेड पर ही सोता था और वो भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट कर। पंक्ति ने अपना हाथ आश्रय के गाल पर रखा तो आश्रय ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मिस इनोसेंट। पंक्ति मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। आश्रय हंसा और बोला, आज तो तुम बहुत खुश होगी ना, आज तुम्हें डिस्चार्ज जो मिलने वाला है। पंक्ति ने कुछ नहीं कहा। आश्रय अब अपनी जगह पर उठकर बैठा और अगले ही पल उसने पंक्ति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो पंक्ति भी बिस्तर से उठी और आश्रय उसे वॉशरूम की तरफ लेकर गया। 10 मिनट बाद वो दोनों वॉशरूम से फ्री हुए और पंक्ति वापस अपने बेड पर आकर बैठी। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। कुछ ही टाइम में मॉम भी आने वाली होंगी, वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएंगी। ब्रेकफास्ट करके ही हम घर जाएंगे। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। आश्रय वार्ड से बाहर चला गया और पंक्ति की नज़रें अब दरवाजे पर टिक गई। उसे आश्रय का इंतज़ार नहीं था कि वो कब उसके लिए कॉफ़ी लेकर आए, बल्कि उसे इंतज़ार पंखुड़ी या प्रांस का था।
क्योंकि दोनों में से कोई भी उससे पिछले 5 दिनों से मिलने नहीं आया था। उसने 1-2 बार आश्रय से उन दोनों के बारे में पूछा भी था, लेकिन आश्रय ने बोल दिया था कि पंखुड़ी की तबीयत खराब है और प्रांश अपने काम में बिजी है। लेकिन फिर भी पंक्ति को उन दोनों का इंतजार रहता था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लगता था जैसे आश्रय उससे कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन उसने आश्रय से कोई सवाल नहीं किया। जितनी तकलीफ उसे अपना बच्चा खोने की थी, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ वो आश्रय की आंखों में देख सकती थी, जो बस मुस्कुरा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पंक्ति के लिए। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन प्रलय अपने रूम में था और बेड पर बैठे हुए उसने प्रांश को कॉल लगाया, लेकिन प्रांश ने सामने से उसका कॉल रिसीव नहीं किया। सृष्टि उसके सामने ही बैठी थी। उसने तुरंत सवालिया नज़रों से प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। सृष्टि गुस्से से बोली, ऐसे कब तक चलेगा डिस्ट्रॉयर? पूरे 5 दिन हो गए हैं प्रांश को यहाँ से गए हुए। उसने एक बार भी आपका कॉल पिक नहीं किया। जब वो आपका ही कॉल पिक नहीं कर रहा है तो बेचारी पंखुड़ी का तो वो क्या ही कॉल पिक करता होगा। और पता नहीं पंखुड़ी उसे कॉल करती भी होगी या नहीं। मुझे तो पंखुड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। पूरे 5 दिन हो गए उसका चेहरा देखे हुए। जब भी ग्रोवर मेंशन में उससे मिलने जाती हूँ तो वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, मुझसे बात नहीं करती, दरवाज़ा तक नहीं खोलती। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? ना प्रांश मेरी बात सुन रहा है और ना ही पंखुड़ी। ऐसे तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर ही रह जाएंगे डिस्ट्रॉयर। क्या वो कभी पहले की तरह वापस एक दूसरे के साथ नहीं होंगे? मुझे उन दोनों के लिए बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ कुछ कीजिए ना डिस्ट्रॉयर। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने प्रलय का हाथ कसकर पकड़ लिया था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी यूनिवर्स, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रांश मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा तो मेरे कहने पर वो वापस तो क्या ही आएगा। और अगर मैं उसे लेने के लिए उसके पीछे पीछे लंदन चला भी जाऊं तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी बात सुनकर वापस आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसे सुनकर वो खुद को रोक ना पाए तो शायद वो वापस इंडिया आ जाए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम ऐसा क्या करें। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि अब अपना दिमाग चलाने लगी थी, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी इस वक्त अपने बेडरूम में थी और बिस्तर पर लेटी हुई दर्द से तड़प रही थी। उसे अपनी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और क्यों, ये भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्वेता जी उसके लिए काढ़ा लेकर आई और बोली, ये काढ़ा पीकर देखो, शायद तुम्हें थोड़ा फर्क महसूस हो। काढ़ा देखकर पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे नहीं पीना, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा मॉम। श्वेता जी झट से बोली, ऐसे कैसे नहीं पिया जाएगा? अगर पियोगी तो ज़रूर पिया जाएगा। कल से तुम्हें दर्द हो रहा है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है पंखुड़ी। अभी वो बोल ही रही थी कि ज्योत्सना अंदर की तरफ आई और श्वेता जी और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है आपको एक बार दी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए मॉम और उनका अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत पेन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर पेन थोड़ा ज़्यादा है तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता हमें कोई रिस्क लेनी चाहिए। पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। श्वेता जी गुस्से से बोली, अब ये क्या बात हुई पंखुड़ी? ना तो तुम्हें घर पर दवाई लेनी है, ना ये काढ़ा पीना है और ना ही तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुम प्रेगनेंसी में इस तरह की लापरवाही नहीं कर सकती। पंखुड़ी गुस्से से बोली, लेकिन मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। और अब आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। श्वेता जी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ये बात मैं पिछले 5 दिनों से सुन रही हूँ। ना तुम अपने कमरे में किसी को बैठने देती हो और ना ही नीचे आकर हमारे साथ टाइम स्पेंड करती हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है पंखुड़ी? मानती हूँ तुम्हारी प्रांश के साथ लड़ाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हम सबको भी इग्नोर करोगी, हमारी बात भी नहीं मानोगी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, क्या मैंने आपसे पूछा कि मेरी किससे लड़ाई हुई और किससे नहीं? क्यों आप मुझे उनकी याद दिला रही हो? जब मुझे उन्हें याद नहीं करना है तो आप मेरे सामने उनका नाम क्यों ले रही हो? आपको इस बात से प्रॉब्लम है क्या कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ? है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी।
श्वेता सी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो पंखुड़ी से इसलिए कुछ नहीं कहती थी ताकि वो कोई बात दिल पर ना लगा ले। प्रांस की वजह से वो वैसे ही बहुत ज़्यादा उदास रहती थी और ऐसे में उसका ये ब्रेक डाउन उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। दर्द से पहले ही उसकी जान निकल रही थी और अब उसका यूं गुस्सा करना और इमोशनल होना उनके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। वो भी तुरंत अपनी जगह से उठी और गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुम यहाँ से कहीं गई तो मैंने तुम्हें यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं कहा है पंखुड़ी। मैंने बस तुमसे ये कहा है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? मैं कोई अपने लिए तो बोल नहीं रही हूँ, तुम्हारे लिए ही तो बोल रही हूँ ना, पंखुड़ी गुस्से से बोली। लेकिन मैंने भी एक बार कह दिया ना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना मतलब नहीं जाना। और अगर आपने मुझे दोबारा हॉस्पिटल चलने के लिए कहा तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊँगी और मैं राणा मेंशन भी नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं जाना उनके पास। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, तो मुझे भी उनके पास नहीं जाना। वो खुश रहें, उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें हमारे बेबी की ज़रूरत है, तो मैं उनके पास भी नहीं जाऊँगी। मैं कहीं ऐसी जगह पर जाऊंगी जहां से मैं आप लोगों के पास वापस कभी ना आ पाऊं। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से रोने और सिसकने लगी थी। श्वेता जी तुरंत उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, आई एम सो सॉरी बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हारी वजह से परेशान हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम भी इस वक्त उदास। पंखुड़ी ने उनके हाथ अपने चेहरे से हटाए और बोली, उदास? आपको मैं उदास लगती हूँ मॉम? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं मर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे प्यार नहीं करता और जिसे मैं हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। 5 दिन हो गए हैं मुझे उनका इंतज़ार करते हुए, लेकिन ना उन्होंने मुझे कॉल किया है और ना ही वो मुझे लेने के लिए आए हैं। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके पास नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना, क्योंकि उस वक्त मैं नाराज़ थी, मैं गुस्से में थी। क्या मेरा नाराज़ होना जायज़ नहीं था? क्या मैं सच में बच्चों की तरह बिहेव करती रहती हूँ? वो हमारा बेबी अबॉर्ट करने का फ़ैसला लें और मैं इस बात पर नाराज़ भी नहीं हो सकती। पर नहीं, वो तो प्रांस राणा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो पागल हूँ जो बस बच्चों की तरह इधर उधर की बकवास करती रहती हूँ। पर मॉम, मैं जैसी भी हूँ मेरे भी तो इमोशंस हैं ना। मुझे नहीं आता बड़ों की तरह बड़ी बड़ी बातें करना। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। उन्होंने प्यार भी तो इसी पंखुड़ी से किया था ना, जो उन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह लगती थी। तो अब सब क्यों चाहते हैं कि मैं बिल्कुल बड़ों की तरह बिहेव करूं? मुझसे नहीं सोचा जाता कुछ। ये बोलते हुए अब उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। कुछ तो रोने की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और कुछ वो बेहोश होती जा रही थी तो उसे दिखना बंद हो गया था और फिर अगले ही पल वो धम्म से नीचे जमीन पर गिरी। श्वेता जी जोरों से चिल्लाई, पंखुड़ी! ज्योत्सना भी तुरंत नीचे की तरफ झुकी। वो श्वेता जी के साथ पंखुड़ी में होश में लाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने पंखुड़ी के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डाली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। श्वेता जी को अब घबराहट होने लगी थी और अगले ही पल उन्होंने जल्दी से मिस्टर ग्रोवर को कॉल कर दिया और फिर एक ड्राइवर की हेल्प से वो पंखुड़ी को गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। जब से पंखुड़ी के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ मिली थी तब से ही पंखुड़ी की हेल्थ में इशू चल रहे थे। कभी चक्कर आना, कभी बहुत ज़्यादा वोमिट होना और कभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था जैसे पंखुड़ी के साथ कुछ तो सीरियस है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उनकी गाड़ी ग्रोवर मेंशन से बाहर निकली, एक आदमी ने तुरंत एक नंबर पर कॉल कर दिया था। वो आदमी इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी गाड़ी पंखुड़ी की गाड़ी का ही पीछा कर रही थी। और जैसे ही उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, उस आदमी ने सामने वाले को बता दिया था कि वो लोग हॉस्पिटल आए हैं। हॉस्पिटल का सुनकर ही सामने वाले आदमी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। वो आदमी कोई और नहीं, प्रांस था, जो जानता था कि पंखुड़ी को क्या प्रॉब्लम हुई होगी और अब उसके चेहरे पर ना सिर्फ परेशानी थी बल्कि तकलीफ भी थी। पंखुड़ी को हॉस्पिटल लाया गया और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर को जब श्वेता जी ने बताया कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में काफ़ी दर्द रहता है तो डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि वो उस दर्द की वजह बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
लेकिन वो हैरान पंखुड़ी की प्रेगनेंसी पर हो रहे थे। वो श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर प्रांस राणा कहाँ हैं? फिलहाल मुझे उनसे बात करनी है। श्वेता जी ने अपना चेहरा नामी हिला दिया और बोली, वो तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है और आ भी नहीं पाएगा क्योंकि वो इंडिया में नहीं है। आप प्लीज़ पंखुड़ी का चेकअप कीजिए ना। उसे अपने पेट में इतना ज़्यादा दर्द क्यों रहता है? उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप तो जानते ही हैं कि पहले ही पंक्ति की प्रेगनेंसी को लेकर जो कुछ हुआ उसके बाद सबका दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। सब उदास हैं। ऐसे में पंखुड़ी की प्रेगनेंसी एक बार फिर से सबको हिम्मत दे सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द रहता है। आप प्लीज़ उसका चेकअप कीजिए ना। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहें। उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा तो श्वेता जी ने बोल दिया कि वो सृष्टि को बुला लेती हैं, लेकिन वो तब तक कम से कम पंखुड़ी को दवा तो दें। डॉक्टर ने ठीक है कहा और अपने केबिन में चले गए, लेकिन केबिन में आकर उन्होंने तुरंत फ्रांस के नंबर पर कॉल किया। वहीं फ्रांस का नंबर इस वक्त लग नहीं रहा था, उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। श्वेता जी ने सृष्टि को कॉल कर दिया था और सृष्टि भी प्रलय के साथ सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। पंखुड़ी तो उसके सामने नहीं आती थी। वो जब भी ग्रोवर मेंशन उससे मिलने जाती थी तो वो तुरंत अपने रूम में भाग जाती थी और सृष्टि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती थी क्योंकि पंखुड़ी की हालत ही ऐसी थी कि उसके साथ किसी चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती की ही नहीं जा सकती थी। अब प्रलय और सृष्टि भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। सृष्टि ने श्वेता जी से पूछा तो श्वेता जी ने पंखुड़ी के पेट दर्द के बारे में बता दिया और ये भी कि डॉक्टर ने ही उन्हें सृष्टि और प्रलय को कॉल करने के लिए कहा था। प्रलय तुरंत बोला, मैं अभी डॉक्टर से मिलता हूँ। सृष्टि भी जल्दी से बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी डिस्ट्रॉयर। ये बोलकर वो आगे की तरफ जा ही रहे थे कि पीछे से फ्रांस की आवाज़ आई, आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उनसे बात कर लूँगा। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि और प्रलय दोनों ने हैरानी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। फ्रांस को वहाँ पर देखकर सृष्टि के आंखों में आंसू आ गए थे। वो तुरंत उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। पंखुड़ी को तकलीफ हो और तुम ना आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी नाराज़गी अपनी जगह सही है, लेकिन तुम प्यार भी तो बहुत करते हो ना पंखुड़ी से, ऐसे में उससे दूर कैसे रहते? फ्रांस ने उसका हाथ अपने गाल से हटाया और बोला, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर उसके लिए आया हूँ। मेरे यहाँ पर आने की वजह कुछ और है, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो आप गलतफहमी में हो। मैं बस कुछ वक्त के लिए ही यहाँ आया हूँ, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ से चला जाऊँगा, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रही थी। प्रलय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, लेकिन अब उसे इतना शक तो हो गया था कि शायद पंखुड़ी की हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, वरना फ्रांस को पंखुड़ी की प्रेगनेंसी से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो भी फ्रांस के पीछे पीछे चला गया था। वहीं फ्रांस डॉक्टर के केबिन में बैठा था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैं कब से आपको ही कॉल कर रहा था मिस्टर राणा। आप तो जानते ही हैं ना कि आपकी वाइफ प्रेगनेंसी हैंडल नहीं कर सकती हैं। उनकी यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिससे वो बेबी कैरी कर ही नहीं सकती। अगर उन्होंने बेबी कैरी किया तो या तो मिसकैरेज हो जाएगा, और अगर बाई चांस उन्होंने प्रेगनेंसी को मेंटेन कर भी लिया तो डिलीवरी के वक्त या तो उनकी जान या फिर उनके बच्चे की जान। अभी वो बोल ही रही थी कि फ्रांस बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, आप पंखुड़ी को मेडिसिन दे दीजिए, आप अभी इसी वक्त उसका अबॉर्शन कर दीजिए, आगे चलकर प्रॉब्लम आए, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अभी इसी वक्त इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। डॉक्टर तुरंत बोले, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ, आई मीन वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो है ना, उन्हें पता तो है ना कि उनकी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है और उनका अबॉर्शन किस लिए हो रहा है। जब तक उनकी पेल्विक इंजरी का ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, और अगर गलती से इंजरीज पर ज़्यादा प्रेशर आया तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फ्रांस गुस्से से बोला, आपको मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ। बार बार आप ये फालतू की बकवास मत कीजिए। मैंने आपको जितना कहा है बस उतना कीजिए। अपनी बीबी की मेंटल हेल्थ मैं खुद देख लूँगा।
अभी वो बोल ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। एक पल के लिए प्रांस की हार्ट बीट रुक गई। उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा जहाँ पर प्रलय खड़ा था और उसकी आंखें एकदम गहरी लाल थी। प्रांस अकेला ये सारी सिचुएशन झेल रहा था। उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी पंखुड़ी को इस प्रॉब्लम में देखकर। वो कैसे इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा होगा, और ऊपर से पंखुड़ी का इल्ज़ाम, सृष्टि की बातें, आश्रय का गुस्सा, उन सब से उसे कितना हर्ट हुआ होगा। वो सब सोचते हुए अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों प्रांस को पहले समझ नहीं पाया। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया प्रांस? सब लोग तुम्हें कितना गलत समझ रहे थे। खुद पंखुड़ी तुमसे नाराज हो रही थी ये सोचकर कि तुम बेबी नहीं चाहते। कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तुम दोनों के बीच। तुम्हें पंखुड़ी को ये सब कुछ बताना होगा, उसे प्यार से समझाना होगा। तुम जानते हो उसे, वो ऐसी चीज़ों को बहुत मुश्किल से समझती है, लेकिन अगर तुम प्यार से उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, प्यार की बात अगर आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा डैड, क्योंकि प्यार जैसा शायद हम दोनों में कुछ है ही नहीं। प्यार तो उसे हमारी बेबी से था, उसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया तो इट्स ओके। लेकिन मैं कल भी उससे प्यार करता था और आज भी उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन अब कभी उसके साथ नहीं रहूँगा। उसने मुझसे बढ़कर बेबी को चुना था। अब वो बेबी बेशक से हो या ना हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इतना तो क्लियर हो ही गया ना कि उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इट्स ओके, आप लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। प्रलय हैरानी से बोला, मतलब तुम पंखुड़ी के साथ नहीं रहोगे? प्रांस तकलीफ भरी आवाज़ के साथ बोला, क्या ही ज़रूरत है डैड, वैसे भी उसकी प्रेगनेंसी मुश्किल से 3-4 हफ्ते की है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मॉम और पंखुड़ी की मॉम है, वो उसे संभाल लेंगी। अभी वो बोल ही रहा था कि एक नर्स उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसने एक फ़ाइल प्रांस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए, इस पर पेशेंट के हस्बैंड के साइन ज़रूरी होते हैं। प्रांस ने वो फाइल ली और उस पर साइन करते हुए बोला, मैंने जिम्मेदारी निभा दी है डैड, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और प्रलय बस उसकी तरफ देखता रह गया। प्रांस डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला और फिर वापस हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही इमरजेंसी वार्ड था जहाँ पर पंखुड़ी को एडमिट करवाया गया था, और उस वार्ड के बाहर ही सृष्टि और श्वेता जी खड़ी थी। प्रांस को वहां आते हुए देख सृष्टि जल्दी से बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में किसी और के लिए आए होगे। तुम यहाँ पर आए तो पंखुड़ी के लिए ही हो ना, तो फिर तुम यहाँ से जाने की बातें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बाहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे बाहर की तरफ जाते हुए देख सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सृष्टि जल्दी से बोली, क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो? प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, आपको पता है ना मैं मजाक नहीं करता। सृष्टि गुस्से से बोली, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो प्रांस? पहले तो तुम प्रेगनेंसी की हालत में पंखुड़ी को छोड़कर लंदन चले गए और अब तुम यहाँ पर आए, लेकिन तुम बिना पंखुड़ी से मिले ही जा रहे हो। पंखुड़ी तकलीफ में है पर तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। तुम इस हॉस्पिटल में आकर भी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम यहाँ पर पंखुड़ी के लिए आए ही नहीं। प्रांस ने सृष्टि से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, एक वक्त था जब मुझे पंखुड़ी के सवालों का जवाब देना अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब लगता है कि वही प्रांस राणा ठीक था जो किसी के सवाल का जवाब नहीं देता था, और एक बार मैं फिर से वही प्रांस राणा बनना चाहता हूँ। आप यहाँ पर पंखुड़ी के लिए आई हैं, आप उसका ख्याल रखिए। मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया था मैंने वो काम कर दिया, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। बाहर आते हुए उसकी आंखें एकदम गहरी लाल हो गई थी, लेकिन तुरंत उसने अपने गॉगल्स अपने आँखों पर लगाए और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। सृष्टि और श्वेता जी बस उसे जाती देखती रह गई। अब प्रलय वहाँ पर आया। सृष्टि तुरंत उसके करीब आई और गुस्से से बोली, देखा आपने अभी अभी प्रांस ने क्या किया? वो ऐसे कैसे पंखुड़ी को इस हालत में छोड़कर जा सकता है? पंखुड़ी का पेट दर्द नॉर्मल नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द होता है, पर जिस तरह से श्वेता जी बता रही हैं कि पंखुड़ी को पूरा पूरा दिन दर्द रहता है, वो कहीं से भी नॉर्मल
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखे और एक गहरी सांस लेकर बोला, हमें पंखुड़ी का अबॉर्शन करवाना होगा यूनिवर्स। पंखुड़ी ये प्रेगनेंसी नहीं रख सकती। उसकी बात सुनकर सृष्टि एकदम हैरान रह गई। वो प्रलय की शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, क्या मजाक कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात करने की डिस्ट्रॉयर? मुझे तो लगा था कि आप डॉक्टर के केबिन में प्रांस को समझाने गए हैं, लेकिन आप तो खुद उसकी तरह बातें करने लगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? श्वेता जी भी आगे आई और बोली, जब मुझे सृष्टि जी ने बताया कि प्रांस ये बेबी नहीं चाहता तो मुझे लगा शायद इस बच्चे से सिर्फ प्रांस को प्रॉब्लम है, शायद वो इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहता। लेकिन अब आप भी ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप मेरी पंखुड़ी के साथ। माना वो थोड़ी इनमैच्योर है, थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करती है, हम जैसे बड़ों की तरह नहीं सोचती, लेकिन प्रेग्नेंट होने का हक तो उसे भी है ना। माँ बनने की खुशी तो उसे भी मिलनी चाहिए। आप लोग उससे उसकी खुशियाँ क्यों छीनना चाहते हैं? प्रलय को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्वेता जी को क्या ही जवाब दे। तभी डॉक्टर वहाँ पर आए और बोले, क्योंकि पंखुड़ी के लिए यही सही है। डॉक्टर की बात सुनकर श्वेता जी और सृष्टि अब डॉक्टर की तरफ देखने लगे थे और फिर डॉक्टर ने उनको सारी बात बताई। पंखुड़ी की पेल्विक इंजरी जो तब हुई थी जब रीवा ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, ऐसा नहीं था कि वो इंजरी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन उसके लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लग सकता था और अभी उस एक्सीडेंट को पूरे 6 महीने भी नहीं हुए थे। तकरीबन 6 महीने तो पंखुड़ी को प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी नहीं करना था। प्रांस हमेशा ध्यान रखता था कि वो जो भी करे उससे पंखुड़ी को प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन पता नहीं कैसे उससे कोई मिस्टेक हुई और पंखुड़ी प्रेग्नेंट हो गई। और अगर पंखुड़ी इस प्रेगनेंसी का रिस्क लेती तो उसकी जान पर बात आ सकती थी। बेबी कैरी करना फिलहाल उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। श्वेता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सृष्टि को तो जैसे सांस लेना ही मुश्किल हो रहा था। पहले पंक्ति के साथ वो सब कुछ और अब पंखुड़ी के साथ। वो एकदम जोरों से चिल्लाई। उसे चिल्लाते हुए देख प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया और बोला, क्या कर रही हो तुम यूनिवर्स? सृष्टि ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में भींच लिया और बोले, मेरी पंक्ति और पंखुड़ी के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा डिस्ट्रॉयर? क्यों भगवान ने उन दोनों को खुशियाँ देकर भी उनसे वो खुशियाँ वापस छीन ली? और प्रांस, वो ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रहा था और उसने हमें बताया तक नहीं। और पंखुड़ी, अगर उसे पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी भी अब नहीं रही तो उसे कितना ज़्यादा तकलीफ होगी। पहले ही वो पंक्ति के लिए खुद को गिल्टी फील कर रही है और अब तो उसकी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम उसे क्या कहेंगे डिस्ट्रॉयर? हम उसे कैसे हैंडल करेंगे? प्लीज़ आप प्रांस को कॉल कीजिए ना, क्योंकि इस हालत में सिर्फ वही उसे हैंडल कर सकता है। प्लीज़ डिस्ट्रॉयर, प्रांस को वापस बुलाइए ना। प्रलय ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोला, सॉरी यूनिवर्स, लेकिन प्रांस नहीं आएगा। हमें ही पंखुड़ी को संभालना होगा और सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए, शायद तब तक प्रांस वापस आ जाए। श्वेता जी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि पंखुड़ी की प्रेगनेंसी शायद प्रांस और उसके बीच आई दूरियों को कम कर दे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये प्रेगनेंसी तो पंखुड़ी की तकलीफ़ों को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। उन्हें सच में अब पंखुड़ी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। डॉक्टर प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, हमें ट्रीटमेंट करना होगा मिस्टर राणा। प्रांस जी ने सारी फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही दी है, अब हम लोग प्रोसीजर शुरू करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे में पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए। ये बोलकर डॉक्टर केबिन के अंदर चले गए और सृष्टि एक बार फिर से रोने लगी। वो बस यही सोच रही थी कि अभी तो पंखुड़ी बेहोश है, लेकिन जब वो होश में आएगी और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूछेगी तो वो उसे क्या जवाब देगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कल का पार्ट अगर आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।